ए मेटल स्फीयर इज हंग बाई ए स्ट्रिंग फिक्स टू ए बॉल। ठीक है, एक मेटल स्फीयर है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और उसको एक स्ट्रिंग से हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन है टी, और ये वॉल से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन आगे बढ़ रहा होगा एन, और सेंटर से ये लगने वाला वेट है। ठीक, और ये स्फीयर आपका रेस्ट में है, तो इन तीनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक, तो क्या को ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो एक एक करके कंसीडर करते हैं। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और वेट तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा। बिल्कुल सही है। अगर स्फीयर आपका इक्विलिब्रियम पे है, स्फीयर आपका रेस्ट में है, स्फीयर पे नेट फोर्स जीरो है, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो। तो पहले स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस टेंशन प्लस वेट, इन तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट समझो, ये कह रहे हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो जरा समझना है इस बात को कि ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये है आपका वेट, और ये है टेंशन टी। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट आपस में परपेंडिकुलर है, और टेंशन कहीं किसी एंगल पे लग रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट का जो रिजल्टेंट होगा वो टेंशन के इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट कहीं इस तरफ होगा, और वो होगा आपका अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बन रही है वो ये बनेगी अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और वेट का, ये किसके बराबर होना चाहिए, टेंशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक, सी पार्ट में सीधे कह रहे हैं कि एन प्लस डब्ल्यू का जो मैग्नीट्यूड का सम होगा वो टी के बराबर होगा, ये गलत है। वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स की तरह ऐड होते हैं। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होगा, न कि एन प्लस डब्ल्यू। तो ये गलत है। चौथा ये कह रहे हैं कि एन जो है वो डब्ल्यू टेन थीटा के बराबर है। चेक कर लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो वो डब्ल्यू को बैलेंस करेगा। और टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो वो एन को बैलेंस करेगा। ठीक, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो यहाँ मिलेगा आपको टेन थीटा सेकेंड अपॉन फर्स्ट, और यहाँ मिला एन अपॉन डब्ल्यू। तो एन किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू टेन थीटा के बराबर, यानी ये भी आपका करेक्ट है। ठीक? तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और डी भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर इसका क्या बनेगा, सी पार्ट। Figure shows a man of mass 50 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg। ये पर्सन है, ये पर्सन है और इसका मास दिया 50 kg, और ये जो वेइंग मशीन है इस पे खड़ा हुआ है, और ये बॉक्स है, इस पूरे का मास दिया आपको 30 kg। ठीक, द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली फिक्स टू ए सीलिंग थ्रू ए लाइट रोप एंड अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाई मैन हिमसेल्फ। ठीक है, ये जो रस्सी है इसने बॉक्स से अटैच्ड है, और ये रोप के ऊपर जा रही है, और यहाँ पे एक होल है जिससे ये रस्सी इधर आ गई है और इस पर्सन ने इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो वेइंग मशीन है, इफ द मैन मैनेज टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, पूरा सिस्टम आपका रेस्ट में, द वेट शोन बाय द वेइंग मशीन, ये जो वेइंग मशीन है इसने कितनी रीडिंग शो करी होगी आपको बताना है। ठीक है, देखो कैसे सेटल करते हैं इसमें। मान लिया इस रस्सी में टेंशन टी है, रस्सी में टेंशन क्या है, टी, और दोनों का वेट जो होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, पर्सन का भी वेट नीचे लग रहा होगा, और इस पूरे सिस्टम वेट विंग मशीन का भी वेट नीचे लग रहा होगा। तो वो कितना होगा, तो वो होगा 50 g, और इसका हो गया 30 g। ठीक है, तो ये नीचे कितना लग रहा है, 80 g, 800 न्यूटन। तो यहाँ से हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं कि जो ऊपर लगने वाला नेट फोर्स है वो नीचे लगने वाले नेट फोर्स से बैलेंस हो जाना होना चाहिए। तो जो रस्सी में टेंशन होगा वो आपका आ जाएगा 400 न्यूटन। ठीक, टेंशन पूछा नहीं है, लेकिन टेंशन अगर पूछा जाएगा तो टेंशन आ जाएगा 400 न्यूटन। ठीक, अब हमसे पूछा जाए वेइंग मशीन ने कितना वेट शो किया होगा। ठीक है, तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पर्सन का, ये जो पर्सन है इसका फ्री बॉडी डायग्राम अब हम बनाएंगे। तो यहाँ से उसने रस्सी पकड़ रखी है, तो रस्सी में टेंशन कितना था, 400 न्यूटन। ठीक,
और उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, वो 50 kg का पर्सन है तो उसका वेट कितना हो था 500 न्यूटन। और वेइंग मशीन पे खड़ा है तो सरफेस से क्या लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन, नाम दे दिया मैंने उसको एन नॉट। और ये जो एन नॉट है यही होगा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, यही होगा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। जो वेइंग मशीन होती है वो जो मेजर करती है वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। तो अगर हम इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा 400 न्यूटन प्लस एन नॉट, और वो नीचे लगने वाले नेट फोर्स 500 न्यूटन के बराबर होगा। तो जो एन नॉट की वैल्यू आ रही है वो आपकी 100 न्यूटन आ रही है, यानी वेइंग मशीन जो मेजर करेगी वो 100 न्यूटन मेजर करेगी। बी पार्ट। A weight W is supported by two strings inclined at 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द वर्टिकल। दो स्ट्रिंग है, एक 60 पे इंक्लाइंड है वर्टिकल से और एक 30 पे इंक्लाइंड है, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग आर T1 एंड T2 एज शोन, ठीक है। टेंशन जो है वो T1 है, इस वाली स्ट्रिंग में T1 है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, लिखा है T1, और इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना है, वो T2 है। इफ दीज टेंशंस आर टू बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ W यूजिंग ए ट्राइंगल ऑफ फोर्सेज, ठीक है। इन टेंशंस को हमें फाइंड करना है W के टर्म्स में, ठीक है, ट्राइंगल बना के, क्योंकि देखो नेट फोर्स तो होगा जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा तो T1 T2 और W का रिजल्टेंट होना चाहिए जीरो, और T1 T2 और W का रिजल्टेंट जीरो होगा तो ये तीनों फोर्सेज जो हैं वो एक ट्राइंगल के ट्राइंगल की साइड्स के फॉर्मेट में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो विच ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी ड्रॉ, कौन सा ट्राइंगल हम शो करेंगे और ये हमें बताना है, ठीक है। तो वेट जो W है वो तो लग रहा है नीचे की तरफ, और टेंशन T1 लग रहा है इधर और T2 लग रहा है इधर, ठीक है। T2 की डायरेक्शन ये है और T1 की डायरेक्शन ये है, और वेट W नीचे है। तो जरा चेक करते हैं, एक चेक एक करके चेक करेंगे। फर्स्ट वाले में W नीचे बिल्कुल ठीक है, बट T1 की हमें ढंग से समझना आपको, हमें इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो दिखाना है, ये वाला पॉइंट है जहाँ नेट फोर्स जीरो है। तो डायरेक्शन ये वाली आपके काम आने वाली है। T2 की डायरेक्शन तो ये होगी, T1 की डायरेक्शन ये होगी, और वेट की डायरेक्शन ये होगी। ये है T2 की डायरेक्शन, ये है T1 की डायरेक्शन, और ये किसकी डायरेक्शन है, वेट की डायरेक्शन, ठीक। तो पहले वाले में वेट की डायरेक्शन तो ठीक है और T1 की डायरेक्शन भी ठीक है, बट T2 की डायरेक्शन ठीक नहीं है, ठीक। तो ये गलत हो गया। दूसरे वाले में तो वेट की डायरेक्शन ही गलत है। तीसरे वाले में देखते हैं जरा, वेट की डायरेक्शन ठीक है, T1 की डायरेक्शन भी ठीक है, T2 की डायरेक्शन भी ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी पार्ट, ठीक। डी पार्ट में देख लेते हैं, वेट की डायरेक्शन ठीक है, T1 की डायरेक्शन ठीक है, बट T2 की डायरेक्शन इसमें गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी पार्ट। दूसरी बात क्या है कि अगर तीनों का सम जीरो है तो ये तीनों एक ऑर्डर में होने चाहिए, कि T1 T2 W जहाँ से चले वहीं आगे नेट फोर्स जीरो। इस केस में ये ऑर्डर में भी नहीं है, कि वेट और T1 तो एक ऑर्डर में है, बट T2 उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भी ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें तो ये इसमें भी अगर ढंग से समझो तो इसमें भी ये एक ऑर्डर में नहीं है। W ऊपर दिखाया, T1 इधर दिखाया, तो T2 इधर दिखाना चाहिए अगर जीरो करना है तो। इसमें इस केस में भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इस केस में भी, इस केस में ये तीनों एक ही ऑर्डर में, तो इस केस में जीरो हो सकता है, बट इसमें क्या गड़बड़ कर दी कि उन्होंने T2 की जो डायरेक्शन है वो गलत कर दी। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। 75. A block of mass 5 kg is suspended by a massless rope of length 2 मीटर from the ceiling। 2 मीटर की रोप है ये, तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। 2 मीटर रोप से ये 5 kg का ब्लॉक जो है वो हमने सस्पेंड किया, और बिल्कुल बीच में पी पॉइंट पे हमने ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एज शोन इन ए फिगर, ठीक है। द एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल, वर्टिकल से रोप ने कितना एंगल बनाया होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपसे वर्टिकल से रोप ने ये कितना एंगल बनाया है, थीटा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये थीटा में फाइंड करना, ठीक है। जो ये थीटा होगा वही थीटा ये भी होगा। अगर मैं कहूँ इसमें टेंशन T है तो T कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, तो वो 50 न्यूटन है, और T साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, तो वो 50 न्यूटन को ही बैलेंस करेगा, ठीक है। जो ऊपर लगने वाला कंपोनेंट है कॉस थीटा वो वेट 50 न्यूटन को बैलेंस करेगा, और जो इधर लगने वाला है T साइन थीटा वो इस 50 को बैलेंस करेगा, ठीक है।
तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बन गया 1, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। डी पार्ट। There are four forces acting at a point P produced by string as shown in a figure which is at rest. The force F1 and F2 are, ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं क्या है। F1 और F2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है, ये पूरा सेटअप दिया है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और इनकी वैल्यूज आपसे पूछी गई है। बाकी फोर्सेज और दिए गए हैं, ये फोर्स 1 न्यूटन है, ये फोर्स 2 न्यूटन है, एंगल वगैरह भी सारे दिए गए हैं, और ये P पॉइंट जो है वो आपका रेस्ट में है। ठीक, तो अगर हम वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो आपको F2 मिल जाएगा, और जब हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो F1 मिल जाएगा। चलो पहले वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करते हैं। तो वर्टिकल में 1 का जो कंपोनेंट होगा ऊपर वो होगा 1 cos 45, प्लस 2 का भी जो ऊपर कंपोनेंट होगा वो होगा 2 cos 45, और ये दोनों मिल के किससे बैलेंस हो रहे होंगे, F2 से। तो ये आपका हो जाएगा 3/√2। तो F2 की वैल्यू आपको मिल गई 3/√2। ठीक, अब जरा F1 की वैल्यू निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो 2 का जो हॉरिजॉन्टल में इधर कंपोनेंट होगा वो होगा 2 cos 45 यानी 2/√2 इज इक्वल टू, इधर जो होगा वो हो कौन कौन सा है, वो एक तो है F1 प्लस 1 का इधर कंपोनेंट है, तो 1 cos 45 यानी 1/√2। तो जो F1 आपका आएगा वो 2/√2 माइनस 1/√2 मीन्स 1/√2। तो F1 तो आएगा 1/√2 और F2 आएगा 3/√2। पहले F1 फिर F2। ए पार्ट। इन द फॉलोइंग फिगर द पुली P1 इज फिक्स्ड एंड द पुली P2 इज मूवेबल। एक फिगर दी है जिसमें P1 ये वाली जो पुली है ये फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं करेगी, ये रूफ से फिक्स्ड है, अटैच की हुई है। जबकि P2 जो पुली है वो मूव कर सकती है। ठीक है, W1 और W2 जो है वो दोनों का ही वेट 100 न्यूटन दिया गया है। ये भी वेट कितना है 100 न्यूटन, और ये भी वेट कितना है 100 न्यूटन। व्हाट इज द एंगल AP1 P2, AP2 P1, ये पूरा एंगल पूछ रहे हैं, पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, और पूरा सिस्टम आपका रेस्ट में होना चाहिए, मूवेबल है बट रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है। तो ये एंगल कितना होगा, ये पुली ऊपर नीचे मूव करके कहीं ऐसी जगह सेट हो गई होगी जहाँ पे इस पे सारे फोर्सेस जीरो हो गए होंगे, और वो एंगल पूछ रहे हैं कितना होगा ये एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे सेटल करेंगे। इसमें जो टेंशन होगा टी स्ट्रिंग में वो इस वेट के बराबर होगा, वेट 100 न्यूटन है, तो एक चीज़ पता लगी, टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन होगी। ठीक, अब इस पुली पे आते हैं, यहाँ भी टेंशन टी लग रहा होगा और इधर भी टेंशन टी लग रहा होगा, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी 100 न्यूटन होना चाहिए, और टेंशन खुद भी 100 न्यूटन है, यानी ये फोर्स भी 100 न्यूटन है, ये फोर्स भी 100 न्यूटन है, और ये जो नीचे वेट लग रहा है ये भी 100 न्यूटन है, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो ऐसा तभी हो सकता है, इक्वल फोर्सेज हैं तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तो 120 120 120 के आपके एंगल होने चाहिए, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर 3 इक्वल फोर्सेज हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, ये भी 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन, नीचे लगना भी 100 न्यूटन, नीचे लगने वाला भी 100 न्यूटन, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट में, तो ऐसा तभी हो सकता है जब तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120 120 120। अगर ये F है, यहाँ भी F है, और यहाँ भी F है, 3 फोर्सेज हैं और नेट 0 है, तो ये एंगल बराबर होने चाहिए, सारे एंगल 120 होने चाहिए, और हमसे ये ऊपर वाला एंगल पूछा गया तो इसका भी आंसर कितना बनेगा, 120 डिग्री। डी पार्ट। The pulley and string shown in the figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, थीटा एंगल पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो टेंशन होगा T वो इस वेट mg के बराबर होगा, और इसी तरह से इस स्ट्रिंग इधर वाले हिस्से में भी जो टेंशन होगा T वो भी इस वेट mg के बराबर होगा। सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी टेंशन आपका T आया, और जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी डेफिनेटली थीटा होगा। यहाँ भी टेंशन कितना आया, T आया, और आप चाहते ही पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे, तो T और T के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे टोटल वो इस √2 mg को बैलेंस करेंगे। यानी इक्वेशन ये बनी 2T cos थीटा शुड बैलेंस √2 टाइम्स mg,
और टी की वैल्यू अपने आप में किसके बराबर थी, तो टी की वैल्यू अपने आप में एम जी के बराबर थी। टी से एम जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये जो कॉस थीटा आपका आएगा ये 1/√2 आ जाएगा, तो थीटा आपका कितना आया 45 डिग्री। सी पार्ट। ए स्ट्रिंग ऑफ निग्लिजिबल मास गोइंग ओवर ए क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास स्मॉल एम। ये जो पुली है, ये जो पुली दिख रही है, ठीक है, ये जो व्हील दिख रहा है आपको, इसका मास स्मॉल एम है और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग इस तरह से जा रही है और वो स्ट्रिंग कैपिटल एम को जाके सपोर्ट कर रही है। ठीक है, कैपिटल एम को जाके उसने सपोर्ट किया है, शोन इन ए फिगर। द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप, ये जो क्लैंप है, ये जो क्लैंप है इसने पुली पे कितना फोर्स लगाया होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं पुली पे लग कितना फोर्स रहा है। तो ये नीचे लग रहा है कैपिटल एम जी, तो ये जो टेंशन टी होगा ये किसके बराबर होगा, कैपिटल एम जी के बराबर, पहली बात। अब पुली पे आते हैं, पुली पे नेट फोर्स कितना लगना, पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक, तो जितना ये स्ट्रिंग्स वगैरह और उसका अपना वेट लगाएंगे उतना ही ये क्लैंप लगाएगी उसको बैलेंस करने के लिए। तो जरा देखते हैं क्या क्या लगने वाला है। स्ट्रिंग में टेंशन टी इधर लगाया होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन टी इधर लगाया होगा और इस पुली का अपना वेट एम जी इधर लगा होगा और क्लैंप ने कहीं फोर्स इस तरह से लगाया होगा। बेसिकली अगर मैं सारे फोर्सेस दिखाऊं यहाँ पे, इस ये पॉइंट पे दिखा देता हूँ, तो एक तो टेंशन टी नीचे लग रहा है इसमें और एक नीचे लग रहा है स्मॉल एम जी पुली का वेट और एक टेंशन टी इधर लग रहा है। ये टेंशन टी तो स्ट्रिंग ने लगाए हैं, ये एम जी उसका अपना वेट है और ये एक फोर्स है आर, रिएक्शन फोर्स, जो किसने लगाया, क्लैंप ने लगाया, क्लैंप ने, जिसने पुली को रोक के रखा है। अब इन सब का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि इस टेंशन, इस एम जी और इस टेंशन का जो टोटल रिजल्टेंट बनेगा वो इस आर के इक्वलेंट अपोजिट होगा। और यही पूछ रहे हैं कि क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया, आर ही आपको निकालना है। तो आर अगर मैं लिखना चाहूँ डायरेक्ट, तो आर आपका आएगा √ऑफ टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस एम जी का स्क्वायर। इस टेंशन और इस एम जी का जो रिजल्टेंट होगा वो इस आर के इक्वलेंट अपोजिट होना चाहिए। तो ये दोनों तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, टी प्लस एम जी, और ये टी आपस में 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो इन दोनों का टोटल और ये आपस में किस तरह से ऐड होंगे, तो 90 डिग्री पे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ऐड होंगे, √ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस एम जी का स्क्वायर, ये होगा आर के बराबर। अब ये स्मॉल टी है किसके बराबर, सॉरी ये कैपिटल टी है किसके बराबर, ये कैपिटल एम जी के बराबर है। तो अगर हम उसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये आपका आया कैपिटल एम जी का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी का स्क्वायर। ठीक, तो क्या आपका आंसर बनेगा इसमें से, तो ये आंसर आपका बनेगा डी पार्ट। ये अंडर रूट के बाहर है जी, जी जो है ये अंडर रूट के बाहर, जी हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो जी आपका बाहर आ जाएगा। तो अंदर अंदर जो बचेगा वो बचेगा, एक तो कैपिटल एम का स्क्वायर बचेगा और ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर बचेगा। डी पार्ट आपको आंसर मिलेगा।